Hello, my dear students. Welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are very well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर। आज क्लास 9th हिंदी ग्रामर के अंतर्गत आज काव्य सौंदर्य के तत्वों में से आज अलंकार लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो काव्य सौंदर्य रस छंद अलंकार को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काव्य की कविता की सुंदरता को बढ़ाता है, इसलिए इसे काव्य सौंदर्य का तत्व कहा जाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अलंकार की शुरुआत करते हैं। और अलंकार क्या होता है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। अलंकार जो है, अलंकार का पहले अर्थ जान लेते हैं। अलंकार क्या होता है? अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धनकार। अलम धनकार, अगर इनका हम संधि विच्छेद अलंकार का करें तो अलम धनकार हो जाएगा। दोनों को मिला देंगे तो अलंकार हो जाएगा। अलम का जो अर्थ होता है वह होता है आभूषण। आभूषण मीन समझते हो, आभूषण मीन से गहना, किसी का भी गहना हो सकता है, स्त्री का गहना, काव्य का गहना, ठीक है। तो अलम का मतलब होता है आभूषण या गहना होता है, और कार का मतलब होता है करने वाला। कार का मतलब होता है करने वाला। कार का मतलब होता है करने वाला। जो अलंकृत करता है, ऐसा आभूषण जो किसी वस्तु को, किसी चीज को सजाता है, उसे ही हम अलंकार कहते हैं। अर्थात जो अलंकृत करे वह अलंकार होता है। अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। अलंकार की परिभाषा के रूप में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा इसकी बताई जा सकती है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। किसकी शोभा बढ़ाते हैं? काव्य की। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार। ये अलंकार की परिभाषा हुई। आचार्य प्रवर दंडी ने कहा है, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं दंडी, जिन्होंने कहा है काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही हम अलंकार कहते हैं। उन्होंने संस्कृत में लिखा है काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकार प्रचक्षते। अब अलंकार के भेद के विषय में अगर हम जान लें कि अलंकार के भेद कितने होते हैं, अलंकार के भेद। अलंकार के भेद, तो अलंकार के जो भेद हैं वो दो हैं। और वो दो कौन से अलंकार के भेद हैं? एक है शब्दालंकार, शब्दालंकार, और दूसरा है अर्थालंकार। दूसरा है अर्थालंकार। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत जो शब्दों के द्वारा, ऐसा अलंकार जो शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करता है, शब्दों के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न करता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। और जो अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करता है, चमत्कृत करता है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। जब अर्थ के माध्यम से काव्य में सुंदरता
बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, शब्द होते हैं, उन्हें हम अर्थालंकार, और जब शब्दों के द्वारा चमत्कार काव्य में उत्पन्न होता है, कविता में उत्पन्न होता है, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत जो अलंकार आते हैं उसमें है अनुप्रास, दूसरा है यमक, और तीसरा है श्लेष। 3 अलंकार हैं। इधर भी कई अलंकार हैं। अर्थालंकारों में सबसे पहला आता है रूपक, दूसरा उपमा, तीसरा उत्प्रेक्षा। इसके अतिरिक्त भी इसमें कई अलंकार हैं। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, भ्रांतिमान है, संदेह है, प्रतीप अलंकार है, बहुत सारे अलंकार हैं। और शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आते हैं। तो आपके जो पाठ्यक्रम में अलंकार रखे गए हैं वो शब्द अलंकार रखे गए। कौन से रखे गए हैं? शब्द अलंकार को रखा गया है। अर्थालंकार जो है वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। अर्थालंकार जब आप 10th में जाएंगे तो वहां पे आपको रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा पढ़ना पड़ेगा। अभी आपको सिर्फ जो 9th में पढ़ना है, 9th में वो 3 अलंकारों को पढ़ना है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये आपको 10th क्लास में पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? ये वाले अलंकार जो अर्थालंकार है, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा, इन अलंकारों को आपको 10th में पढ़ाया जाएगा। ये अभी केवल आपको शब्द अलंकार यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। उसमें से अनुप्रास, यमक और श्लेष 3 अलंकारों को रखा गया है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में जो रखे गए हैं उनकी परिभाषा तथा उनका उदाहरण क्या है। तो पहला अलंकार हम लेते हैं, वो है अनुप्रास अलंकार। क्या है? अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार इसकी परिभाषा देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। एक ही वर्ण की, जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या है इसमें? जब किसी वर्ण की एक ही वर्ण की कई बार आवृत्ति होती है, कोई चा वर्ण है या का वर्ण है या खा वर्ण है, वो उस वर्ण की जो आवृत्ति है अर्थात बार बार वही वर्ण आता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही वर्ण या एक ही अक्षर बार बार आता है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए आप लोग। उदाहरण इसमें जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम। यहाँ पर ये रा आ गया, दूसरा ये रा आ गया, ये तीसरा ये आ गया और चौथा ये आ गया। 1 2 3 और 4। इन 4 बार प्रत्येक शब्द का जो पहला वर्ण है, जो पहला अक्षर है, वो रा से ही शुरू हुआ है। रघुपति, राघव, राजा, राम। यहाँ पर 4 बार आवृत्ति हुई है। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ हमारी परिभाषा क्या थी? जब एक
एक या एक से अधिक बार, मतलब अब इसकी अनेक बार आवृत्ति होती है, बार बार वही वर्ण आता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर र वर्ण की जो आवृत्ति है, र जो यहाँ पर अक्षर है वह 4 बार आया है, अर्थात आप इसकी आवृत्ति हुई है या अनेक बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो आप लोग अनुप्रास अलंकार अब समझ गए होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे तरने, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाए, ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, या फिर चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, 4 वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार से बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर क्या होता है, कौन सा अलंकार, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब अगला जो आपके पाठ्यक्रम में अलंकार है उसे देख लेते हैं। अगला जो अलंकार रखा गया है वह है यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार है, इसमें कुछ थोड़ा सा भिन्नता है। यमक अलंकार में, यमक अलंकार में थोड़ी भिन्नता ये रखी गई है, जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है। यहाँ पर है जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, 2 या 2 से अधिक बार आता है, और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग होता है, और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार, यमक अलंकार होता है, ये होता है यमक अलंकार। जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ, कंडीशन ये है कि 2 बार तो आएगा लेकिन उसका प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होगा, वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में, उदाहरण के तौर पर हम जब समझेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहां पर है मंगन को, यहाँ जो इसका उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, ये इसका उदाहरण है। एक घटा ये है और दूसरी घटा ये है। काली घटा मतलब काले बादल, ये पहले जो घटा का अर्थ है, इसका जो अर्थ होगा वह बादल होगा। क्या होगा, बादल होगा। और दूसरे घटा का अर्थ होता है कम होना, कम होना। तो इन दोनों का जो घटा शब्द आए हैं, इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। क्योंकि यहाँ काली घटा, काली मीन्स होता है काले, घटा माने बादल, काले बादलों का जो घमंड है, घमंड मीन्स होता है अहंकार, घटा, घटा माने कम हो गया है, काले बादलों का जो अहंकार है वह कम हो गया है। घटा यहाँ भी पर भी शब्द है और यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग, दो अलग अलग अर्थों में दोनों शब्द प्रयोग किए गए हैं, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर यमक अलंकार होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से और भी उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, तो जो पहला सजना है उस सजना, पहले सजना का अर्थ होगा सजना संवरना, और दूसरे सजना का जो अर्थ होगा उसका अर्थ पति होगा। पहले सजना का अर्थ सजना संवरना और दूसरे सजना का अर्थ पति होगा। तो इस प्रकार से सजना है मुझे सजना के लिए, दो सजना अलग अलग शब्द आए हैं, लेकिन उनके दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। अब तीसरा जो आपके पाठ्यक्रम में अलंकार है वह है श्लेष अलंकार। कौन सा है,
श्लेष अलंकार रखा गया है। श्लेष अलंकार को देख लेते हैं। जब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ हों, लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। कहाँ श्लेष अलंकार होता है? जहां पर कोई शब्द एक बार आ रहा है लेकिन अर्थ उसका अनेक अर्थ में वह गिना जा रहा है, अनेक अर्थ उसके हैं, तो वह अलंकार जो होता है, वह जो अलंकार होता है वह श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण हम देख लेते हैं इसका। मोती मानुष चून। यहाँ पे जो पानी के अर्थ में इन तीन शब्दों को प्रयोग किया गया है। पानी शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। मोती के लिए जो पानी होता है वो चमक के रूप में जाना जाता है। मानुष के लिए जो पानी का प्रयोग किया गया है वह उत्साह, और चून के लिए जो पानी प्रयोग किया गया है ये चमक जो है वह मोती के लिए, उत्साह जो है वह मनुष्य के लिए, और पानी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? चूना के लिए, चून के लिए। इसका जो पूरा दोहा है वह है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पानी शब्द के तीन अर्थ हैं, तीन अर्थ हैं। मोती के लिए चमक, मानुष के लिए उत्साह, और चून के लिए पानी। ये पानी, या फिर यहाँ पे हम जल लिख लेते हैं। पानी का एक अर्थ जल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक ही शब्द आया है, पानी शब्द आया है। पानी के यहाँ पे अलग अलग अर्थ हैं। मोती के रूप में इसके चमक, पानी को हम चमक मोती के अर्थ में लेते हैं, मानुष के लिए उत्साह के रूप में लेते हैं, और चून के लिए जल के रूप में लेते हैं। इसी प्रकार से और भी कई शब्द हैं। एक और उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुवरन को खोजत फिरत कव्य विचारी चोर। अर्थात जो चोर है वो अपने पैरों को रखता है और चारों तरफ देखता है, और वो सुवरन को खोजत फिरत। सुवरन, यहाँ पर सुवरन शब्द आया है। सुवरन को खोजत फिरत कवि विचारी चोर। तो सुवरन के कई अर्थ हैं। सुवरन के तीन अर्थ हैं। पहला जो अर्थ है वह है सुंदर, अक्षर, सुंदर अक्षर। अगला है सुंदर नारी, और अगला है सोना, जिसे हम गोल्ड कहते हैं। तो सुवर्ण कवि के लिए जो सुवर्ण शब्द आएगा, कवि के अपने लिए जो प्रयोग करता है सुवर्ण शब्द, उसके लिए जो यह शब्द सुंदर अक्षर के रूप में वह कल्पना करता है। जो
व्यभिचारी व्यक्ति होता है, दुराचारी व्यक्ति होता है, वो सुंदर स्त्री की खोज करता है। सुंदर स्त्री, सुवर्ण का अर्थ सुंदर स्त्री के रूप में लेता है। और जो चोर होता है वो सुवर्ण का उसके लिए जो मायने होता है, जो अर्थ होता है वह सोना होता है। अर्थात चोर जो है उसके लिए सुवर्ण शब्द का जो अर्थ वो लेता है वो सोना के रूप में लेता है, क्योंकि वो चोर है तो उसकी निगाह सोने पर रहती है। जो व्यभिचारी होता है उसकी निगाह सुंदर स्त्री पर रहती है। और जो कवि होता है उसके मायने जो सुवर्ण का अर्थ है वह सुंदर अक्षर के रूप में होता है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, आज ये आपके अलंकार का जो ये वीडियो था, ये कंप्लीट वीडियो था अलंकार पर। और आपके पाठ्यक्रम में मैंने बताया कि 3 अलंकार थे, उसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष थे। तीनों का आज यहीं पर समापन होता है। अगले वीडियो में हम किसी एक नए टॉपिक को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।